हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र की पहली इकाई में कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर चर्चा करेंगे। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पाठ्यक्रम में कार्ल मार्क्स के दो सिद्धांत हैं। उनमें से पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक ऐसी सोच अथवा समझ है जिसे वास्तव में मार्क्सवाद का दर्शन कहना चाहिए। यानी ये दुनिया को देखने का एक नज़रिया है, एक दृष्टिकोण है, एटीट्यूड। ये संसार को समझने का एक पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण क्या है। यदि उद्गम की दृष्टि से देखा जाए तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो विचारधाराओं से मिलकर के बना है जो उस समय प्रचलित थी समाज में। यांत्रिक भौतिकवाद, मैकेनिस्टिक मटेरियलिज्म, और आदर्शवादी द्वंद्व, आइडियलिस्टिक मटेरियलिज्म। द्वंद्ववाद अंग्रेजी के शब्द डायलेक्ट से का हिंदी रूपांतर है डायलेक्टिक्स, और डायलेक्टिक्स जो शब्द है ये लैटिन भाषा से आया, और लैटिन भाषा में भी ये शब्द ग्रीक भाषा से आया। यानी द्वंद्ववाद का जो अंग्रेजी रूपांतर है डायलेक्टिक्स, वो जो है लैटिन भाषा से, लैटिन में भी वो ग्रीक भाषा से डायलेक्टिक शब्द से बना, जिसका अर्थ है शास्त्रार्थ करना, वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना, जो कि हमारे प्राचीन भारतीय समाज में प्रमुखता से होते थे। राजा महाराजाओं के दरबारों में विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होता था, उनमें से कोई एक विजयी होता था। विजयी जो विद्वान होता था उसको पुरस्कृत किया जाता था या उसको कोई उपाधि दी जाती थी। द्वंद्ववाद चिंतन की एक प्रणाली है जिसका प्रयोग प्रकृति के विकास को समझने के लिए किया जाता रहा है। मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है वह वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक समाजवाद की दिशा में पूरे जीवन प्रयासरत रहे कार्ल मार्क्स, और ये सिद्धांत एक वैज्ञानिक समाजवाद की कड़ी में माना जाता है। मार्क्स के अनुसार जो द्वंद्व है, प्रकृति, समाज और विचारधारा सभी में समान रूप से मिलता है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में द्वंद्व देखने को मिलता है मार्क्स के अनुसार, चाहे प्रकृति हो, चाहे समाज हो, और चाहे आइडियोलॉजी, विचारधारा। लेकिन जो विचारधारा होती है उसमें भी हमें द्वंद्व देखने को मिलते हैं। कार्ल मार्क्स ने हीगल के सिद्धांत को प्राप्त किया, यानी वो हीगल से प्रभावित रहे। एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में मान सकते हैं अपन हीगल को। हीगल ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसी को संशोधित परिमार्जित रूप में कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किए। लेकिन कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत समझने से पूर्व हमें हीगल के सिद्धांत को भी देखना होगा कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वो हीगल के सिद्धांत को समझने से पहले हमें समझ नहीं आएगा। तो ये आवश्यक है कि पहले हीगल के सिद्धांत को देखा जाए कि हीगल ने द्वंद्ववाद के बारे में, हीगल की क्या विचारधारा थी, उनके अपने क्या आइडियाज थे। हीगल का द्वंद्ववाद जो था वो भी हीगल ने भी अपने से पूर्ववर्ती विचार फिक्टे से ग्रहण किया था, और हीगल ने द्वंद्ववादी सिद्धांत में निरपेक्ष विचार, आत्मा और आदर्शवादी विचारों को प्रमुखता दी थी। हीगल
कि द्वंद्ववाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो थी निरंतर विकास, यानी समाज में एक विकास की जो प्रक्रिया है वो अबाध गति से चलती रहती है। विश्व की विकास का प्रभाव मानव और उसके समाज पर हमेशा पड़ता है। और हिगल ने विकास के इस तथ्य को इस प्रकार से एक कोटेशन में व्यक्त किया है, यह कोई पागल या अनियंत्रित अथवा निरर्थक प्रवाह नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित विकास है, एक उन्नति। यानी हिगल के द्वंद्ववादी सिद्धांत में जो पहली जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता, वो है निरंतर विकास, और दूसरी है संघर्ष एवं द्वंद्ववाद। यानी हिगल घटना प्रवाह को एक विशेष दृष्टि से देखते हैं और उसमें वो एक संघर्ष को एक आवश्यकता के रूप में देखते हैं कि ये परिवर्तन और विकास का क्रम जो है वो गतिशील इस कारण से रहता है क्योंकि उस गतिशीलता को पैदा करने वाली शक्तियों के बीच में संघर्ष होता रहता है। तो संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है, और पहले जो है इसमें वाद होता है, फिर जो है उस वाद का या उस स्थिति का विरोध होता है, तो दूसरी जो स्थिति है वो प्रतिवाद कहलाती है, अर्थात एंटीथेसिस। पहली जो स्थिति है वो है वाद अर्थात थीसिस, दूसरी जो स्थिति है वो है प्रतिवाद अर्थात एंटीथेसिस। अब दूसरी स्थिति भी लंबे समय तक चलती रहती है, और जब उसके अंदर विकास की और चीज़ें जुड़ जाती हैं संशोधित होकर के, तो एक तीसरी स्थिति होती है, वो होती है संवाद, सिंथेसिस। अर्थात हिगल की मान्यता है कि जो तीसरी स्थिति है संवाद, उसमें वाद और प्रतिवाद दोनों की ही विशेषताओं का समावेश होता है। तो संवाद जो है विकास का तीसरा चरण है, जो स्वयं में एक नई हालात है, नई परिस्थिति है, और उसमें भी धीरे धीरे फिर कुछ कमियां आ जाते हैं, तो फिर दोबारा से पहली स्थिति उत्पन्न हो जाती है वाद, और फिर उसके अंदर और चीज़ें जुड़ जाती हैं तो उसका विरोध हो जाता है, संघर्ष हो जाता है दोनों चीज़ों के बीच में, तो दूसरी स्थिति आ जाती है प्रतिवाद। तो इस प्रकार से हिगल के अनुसार संघर्ष जो है समाज में या विचारधारा में निरंतर चलता रहता है, और उस संघर्ष से प्रत्येक परिस्थिति में परिवर्तन होकर के एक नई परिस्थिति जन्म लेती है। इस प्रकार से वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो स्थिति है वो निरंतर चलती रहती है। ये परिवर्तन का सिद्धांत, गतिशीलता का सिद्धांत, ये संघर्ष चलता रहता है। तीसरा जो विशेषता है हिगल के अनुसार, गति विरोधों के संघर्ष पर आधारित है। हिगल ने द्वंद्ववाद से संबंधित महत्वपूर्ण नियम ये भी बताया कि जो गति है अर्थात परिवर्तन है वो विरोधों के संघर्ष पर आधारित होते हैं। संघर्ष चलेगा, विरोधी तत्व होंगे ही, और विरोधी तत्व जो है हमेशा से विद्यमान होते हैं, विरोधी गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं, और उनमें परस्पर संघर्ष होता रहता है, और ये संघर्ष धीरे धीरे होता रहेगा, और विकास की गति जो है आगे बढ़ती है। ये भी कहा उन्होंने, अगर संघर्ष धीरे होगा तो विकास की गति भी धीमी होगी, और अगर संघर्ष तेज होगा तो विकास की गति भी तेज होगी। इस प्रकार से संघर्ष की गति पर परिणाम, जो परिवर्तन की गति डिपेंड करते हैं। मात्रात्मक से गुणात्मक जो परिवर्तन है वो है चौथी विशेषता। हिगल ने द्वंद्ववाद का जो महत्वपूर्ण नियम बताया, मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन, इसमें ये कहते हैं कि विकास की प्रत्येक अगली अवस्था जो है पूर्व की अवस्था से मात्रा और गुण दोनों ही दृष्टिकोणों से अधिक विकसित होती है, यानी अधिक परिमार्जित होती है, अधिक संशोधित होती है। यानी कि वाद आया पहले, वाद के बाद जैसे उसका विरोध हुआ तो प्रतिवाद आया, वो अधिक संशोधित और परिमार्जित अवस्था है, और उस प्रतिवाद का भी कुछ समय के बाद में विरोध हुआ, उसमें कुछ और चीज़ें जुड़ी, तो मात्रात्मक रूप से भी और गुणात्मक रूप से भी, दोनों रूपों से जो पहले वाली स्थिति है उसका विकसित रूप अगले वाली स्थिति होती है। पहली स्थिति से दूसरी स्थिति अधिक विकसित मिलेगी, और दूसरी स्थिति से
तीसरी वाली जो स्थिति है वो अधिक ज़्यादा विकसित मिलेगी। तो इस प्रकार से हेगल के अनुसार मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन होता है, चेंज फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। और ये इस द्वंद्ववादी सिद्धांत की विशेषता है कि प्रत्येक अवस्था में विकास की दृष्टि से वो दूसरी अवस्था में ज़्यादा विकसित होती है, दूसरी से तीसरी ज़्यादा विकसित होती है। उसके बाद जो पांचवी जो विशेषता बताई उन्होंने, विचार निर्णायकवाद, आइडिया डिटर्मिनिज्म। आइडिया डिटर्मिनिज्म हेगल के द्वंद्ववादी सिद्धांत की आत्मा है विचार। हेगल ने ये माना है कि द्वंद्ववाद में विचार, विवेक, आत्मा, चिंतन की प्रक्रिया आदि चीज़ें जो है प्रमुख होती हैं। आदर्श विचार, आपकी मान्यता थी कि विश्व का जो विकास है एवं निर्माण विवेक के द्वारा होता है, आदर्श विचारों के द्वारा होता है। सभी परिणामों, परिवर्तनों और विकास का कारण जो है हेगल ने विचारों को माना है, खास करके आदर्श विचारों, विवेक को माना है। हेगल ने स्पष्ट लिखा है अपने सिद्धांत में कि विश्व का जो नियंत्रक और निर्णायक जो चीज़ है वो है विवेक। मनुष्य विवेक से काम करे तो विश्व को जो वो नियंत्रित करता है। और वास्तविक जगत का जो सर्जन करता है और ये जो दुनिया जो बनाई है ये विचार का ही बाह्य रूप, अर्थात विचार ही इस समाज के निर्माता के रूप में आता है। और हेगल का विश्वास था कि प्रकृति और समाज का विकास निरपेक्ष विचार से ही शासित होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हेगल की जो दार्शनिक प्रणाली कह लीजिए या उसको, या आदर्शवादी सिद्धांत कह लीजिए, कि वो जो सिद्धांत है उसमें आदर्श विचारों को केंद्रीय स्थान हेगल ने दिया है कि आदर्श विचार अथवा विवेक ही इस पूरी दुनिया को नियंत्रित करते हैं। आत्मा स्वयं अपने अंतर विरोधी प्रवृत्ति से संघर्ष करती रहती है और उसके सामने आदर्श होते हैं और उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए आत्मा प्रयास करती रहती है। तो जिसमें जो है हेगल